आज है जनाब 13 सितंबर 2025 और आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन के चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने लास्ट वीक थोड़ा सा ग्रेविटेशन पढ़ा था, लेकिन आज ग्रेविटेशन के चैप्टर को प्रॉपरली आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हेडिंग है ग्रेविटेशन। सर ग्रेविटेशन है क्या? तो ग्रेविटेशन के बारे में डिफरेंट हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो किसी साइंसदान ने कुछ कहा है, किसी साइंसदान ने कुछ कहा है। लेकिन हम अपने कोर्स की बात करें तो हमारे कोर्स में एक साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, और न्यूटन भाई ने एक लॉ पेश किया है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। और न्यूटन का लॉ बेटा ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सूरज है, ये हमारी ज़मीन है, और ऑब्वियसली सूरज ने ज़मीन को और प्लैनेट्स को बांध के रखा हुआ है। और प्लैनेट्स भी, और प्लैनेट्स के अलावा अभी आप स्पेस फिजिक्स पढ़ेंगे तो स्पेस फिजिक्स में पता नहीं क्या कुछ पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सोलर सिस्टम में सूरज के अराउंड घूम रहे हैं। और अब ये सूरज के अराउंड घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। तो हम लोग सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। सर सर्कुलर मोशन हमेशा जब होती है जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही हो। तो अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उन तमाम क्वेश्चन में आप देखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप देखिए मैंने ऊपर हेडिंग भी जो दी है शीट की वो यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले मैं आपको इसी के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम आगे चलते चले जाएंगे। तो ये मैंने ऊपर एक लिस्ट बनाई हुई है कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए जनाब पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक ये है कि अगर कोई सैटेलाइट जमीन के अराउंड घूम रही हो, प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट घूमती है, और स्टार के अराउंड प्लेनेट्स घूम रहे होते हैं। तो ये जनाब लॉ है। लॉ ये कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो पॉइंट मासेस के बिटवीन, ठीक है जनाब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ। यानी मासेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा आप सारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, कोई भी आप में से प्राइवेट है नहीं, सबने स्टेटमेंट कॉलेज में पढ़ी हुई है। अब स्टेटमेंट को मुझे लंबी नहीं करनी चाहिए और जल्दी से क्वेश्चंस में आ जाना चाहिए। क्वेश्चंस में बेटा जब हम लोग जाते हैं तो एग्जाम में बार बार आपको एक डेरिवेशन नजर आएगी। उस डेरिवेशन को अगर हम शुरू में एक दफ़ा कर लें तो यकीनन इससे हमें आगे बहुत हेल्प मिलेगी। तो बेटा डेरिवेशन ज़रा नोट कीजिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, ये सूरज का मास, ये हमारी ज़मीन का मास, और ये इन दोनों के बिटवीन सेपरेशन ऑफ स्क्वायर का डिस्टेंस। इट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम, एम जो ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, रेडियस, और विद ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा मास दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर रेडियस से बेटा मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा रेडियस क्यूब, और ये बन जाएगा जी एम आर क्यूब, और मैंने बीच में इज इक्वल टू लगाना भूल गया, जी एम इज इक्वल टू आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बेटा जहां ओमेगा लिखा है ना, इस ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से रिप्लेस कर दीजिएगा। ओमेगा का फॉर्मूला हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में बेटा पढ़ा हुआ है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से रिप्लेस कर दीजिएगा। और इस कंडीशन में ये बन जाएगा जी एम, और टाइम स्क्वायर है बेटा, डिवाइड वाला टाइम स्क्वायर वाला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है ना। अच्छा जी टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टाइम, सॉरी टाइम स्क्वायर तो उधर जा चुका है, जी एम उधर जाएगा, जी एम विद आर क्यूब। ठीक है ना। टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम, आर क्यूब वहां पे ऐसे ही है। सर कहना क्या चाह रहे हैं भाई? कहना ये चाह रहा हूं
कि इस ब्रैकेट में बेटा सारे नंबर कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, सेंट्रल मास कांस्टेंट। अब जो भी सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड घूम रहा होगा, या जो भी प्लेनेट किसी स्टार के अराउंड घूम रहा होगा, तो उसका टाइम पीरियड, घूमने का टाइम पीरियड उसके ऑर्बिटल रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, सम टाइम इसको यूं लिखा जाएगा टी स्क्वायर, जो ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है उसको कांस्टेंट का नाम दे देंगे। कांस्टेंट के भी हो सकता है, कांस्टेंट सी भी हो सकता है, विद आर क्यूब। और इस इक्वेशन को, जिसको मैंने बेटा रेड बॉक्स के अंदर बंद किया है, इसको हम समटाइम कैपलर लॉ भी कहते हैं। जरा बच्चे को आइडेंटिफाई कराना आसान हो जाता है कि जब कभी मैं कहूँ यार कैपलर लॉ लगा दो, तो कैपलर लॉ ये कहता है कि जो प्लेनेट सूरज के करीब घूम रहा है उसका रेडियस कम है, तो उसके घूमने का टाइम भी कम होगा। और जो प्लेनेट दूर घूम रहा है उसके घूमने का टाइम भी ज्यादा होगा। लेकिन इनके बिटवीन जो रिलेशन है उसमें स्क्वायर और क्यूब लगेगा, उसमें स्क्वायर और क्यूब लगेगा। दिस इज कॉल्ड कैपलर्स लॉ। दिस इज कॉल्ड कैपलर्स लॉ। एक तो आपको कैपलर्स लॉ की डेरिवेशन लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, एक और छोटी सी बात आपके यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ बेटा, वो ये कि अगर कोई प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके घूमने की स्पीड को बेटा बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। घूमने की वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है जनाब। और ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर लो। ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सिंप्लीफाई कर लो तो सर आर से आर स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल। तो ये वेलोसिटी पे बेटा जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर आके बनेगा स्क्वायर रूट। और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मेरा दिल चाहा कि मैं आपको दो डेरिवेशंस करा दूं। ठीक है जनाब। और दोनों डेरिवेशन की स्टार्टिंग वही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सवाल, सर हम कैसे पहचान लें कि इस क्वेश्चन को इस टॉपिक से सॉल्व करना है? तो आप देखिएगा, जब कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा ना बेटा, तो उसके अंदर वो कहेगा कि मून प्लेनेट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। जब कभी आप सुन ले मून घूम रहा है, प्लेनेट घूम रहा है सर्कुलर, बस समझ जाए एफ जी इक्वल टू एफ सी। एफ जी इक्वल टू एफ सी। फिर आपसे कह रहे हैं शो दैट दिस रिलेशन, शो दैट दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन भी आप खुद से भी कर सकते हैं, या दो लाइन की डेरिवेशन है करके जान छोड़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा वो फॉर्मूला लिखना जिसमें ओमेगा स्क्वायर आता हो। ठीक है जनाब, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जनाब। वही बात सर, एम से एम कटेगा हमेशा की तरह, आर स्क्वायर आर क्यूब बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पे बेटा बचा जी एम, राइट हैंड पे बना आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। अब आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर, और इस आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर के साथ जो राइट हैंड पे नंबर लिखा हुआ है उसको उन्होंने बोल दिया कांस्टेंट। तो एग्जाम में छोटी मोटी चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक्स आती है तो आप संभाल लेंगे कि हमने इक्वेशन को किस तरह से ड्राइव करना है। जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लें तो हम आगे चलें। जी कलीम भाई कॉपी कर चुके हैं, आगे चले। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन जनाब ये है, क्वेश्चन काफी पुराना है, 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक प्लेनेट है, उसका नाम है जनाब मार्स। इसके अराउंड दो चांद क्वेश्चन में बता रहा है कि घूम रहे हैं। एक मून का नाम फोबोस है, एक मून का नाम डीमोस है। ठीक,
अच्छा जी, इन दोनों का उन्होंने ऑर्बिटल रेडियस दिया है, एक का टाइम बताया है, एक का टाइम बताया, दूसरे का टाइम नहीं बताया। सही है, मान ली बात। पूछ रहे हैं कि ऊपर वाला डेटा यूज करें और मार्स, याद रहे मार्स प्लेनेट है और इस प्लेनेट के अराउंड घूम रहे हैं मून। ये पहला मून है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा मून है। जो पहला मून है उसको मैंने कह दिया है फोबोस, क्योंकि उसका ऑर्बिटल रेडियस छोटा है। और जो दूसरा मून है डीमोस, उसका ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा है। तो मार्स का मास कह रहे हैं कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करें? तो सर ऊपर उन्होंने आपसे एक डेरिवेशन करवाई भी, ऊपर वाली पूरा डेरिवेशन देखिएगा, इस वाले स्टेप को उठाइएगा। सर इस स्टेप में अगर मैं कैपिटल एम को सब्जेक्ट बना लूं, अगर बेटा मैं कैपिटल एम को सब्जेक्ट बना लूं, तो कैपिटल एम सब्जेक्ट बनाने पे लिखा हुआ है आर क्यूब रेडियस क्यूब। रेडियस बेटा लिखिएगा, रेडियस लिखिएगा फोबोस का। सर फोबोस का रेडियस है 9.39 एक्सपोनेंट 6। दिस इज रेडियस, और रेडियस के ऊपर बेटा आएगा क्यूब, रेडियस के ऊपर आएगा क्यूब। ठीक है जनाब। फिर लिखा हुआ है ओमेगा। सर इसने ओमेगा तो नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। भाई अगर ओमेगा दिया मतलब टाइम दिया हुआ है, तो हमें फॉर्मूला आता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम। अभी ऊपर देख कर आए, 2 पाई अपॉन टाइम। तो टाइम लिखेंगे, और सर इसका टाइम दिया हुआ है 7.65 आवर्स। सर आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सर आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बेटा मैंने ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टाइम लिख दिया है, 2 पाई अपॉन टाइम लिख दिया है। और स्क्वायर था इसलिए बेटा दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। अच्छा जी, एम कैलकुलेट करना है। एम कैलकुलेट करने के लिए बेटा कैपिटल जी यहाँ मल्टीप्लाई है। सर कैपिटल जी माना कि डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल जी की वैल्यू होती है डाटा शीट में गिवन 6.673 एक्सपोनेंट -11। ठीक है जनाब। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा कि आप मार्स का मास कैलकुलेट करके बताएं। तो हमने बताया एम को सब्जेक्ट बनाया, मल्टीप्लाई वाला जी माना कि डिवाइड हो गया, जी माना कि डिवाइड हो गया। रेडियस, सर ये रेडियस की वैल्यू, किसी भी एक मून के लिए ले लीजिए रेडियस की वैल्यू। ओमेगा, सर क्वेश्चन में ओमेगा नहीं था, तो हमने लिखा 2 पाई अपॉन टाइम, और टाइम बेटा हमने यहां से उठाया। सारी वैल्यूज को बेटा पुट कर लिया। मेरे ख्याल में आप लिखेंगे तो समझ में आएगा, अगर आप स्क्रीन देखते रहेंगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप लोग बेटा इसको लिखें, सॉल्व करें, और अगर जवेरिया हमें इसका आंसर बता दें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी बच्चे बेटा इसको कॉपी करें, मैं भागम दौड़ी नहीं करूंगा इस चैप्टर में। बेटा खौला लिख के कीजिएगा। भले से कैलकुलेटर ना चलाएं, लेकिन लिखें जरूर। 6.46 एक्सपोनेंट 23 kg। ठीक है जी, सही भी हो सकता है भाई, गलत भी हो सकता है। जो बच्चे ने बताया वो हमने लिख दिया। मैं मार्किंग स्कीम से नहीं देख के बता रहा, मैं इस बार घर पे नहीं हूँ, तो इसलिए कोई मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। तो अभी आप जो भी आप बता रहे हैं, मैं इसमें उसी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो बेटा मैंने कैपिटल एम कैलकुलेट कर लिया, और अब कैपिटल एम कैलकुलेट हो चुका, तो आइए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। कह रहे हैं जनाब मुझे बताइए, वो जो दूसरा मून है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। दूसरे मून का टाइम पीरियड, एक मून का टाइम पीरियड गिवन है, दूसरे मून का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आपकी मर्जी है कि आप यही पूरा का पूरा फॉर्मूला दोबारा यूज कर सकते हैं। उसमें टाइम अननोन कर लेंगे, एम आपको पता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होगी मेरे ख्याल में। ठीक है जी, मेरे ख्याल में। और मेरा ख्याल ये है कि अगर आप दूसरे स्टार के लिए केपलर लॉ लगा लें। सर केपलर लॉ कहता है टाइम स्क्वायर
रेडियस क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज कॉल्ड केपलर लॉ। ठीक। जो पहला स्टार है, पहला मून, पहले मून का टाइम पीरियड है 7.65। आर में है, इसको आर में ही रहने दे। और उसका रेडियस है 9.39 एक्सपोनेंट 6। तो ये हमने बात कर ली पहले स्टार की, सॉरी पहले मून की, और उसका नाम था फोबोस। अब दूसरे पर आ जाए। सर दूसरा है डीमोस, और डीमोस का टाइम हमने कैलकुलेट करना है। और डीमोस का ऑर्बिटल रेडियस है 1.99 एक्सपोनेंट 7 विद क्यूब। रेडियस के ऊपर आ रहा है क्यूब, रेडियस के ऊपर आ रहा है क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें बताइए अगर पॉसिबल हो तो कितना टाइम आएगा अगर कैलकुलेट कर ले तो। 560, 560 आवर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई की बहुत अच्छी बात यह है, क्रॉस मल्टीप्लाई की बेटा बहुत अच्छी बात यह है कि हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। गिवन टाइम आवर्स में, तो फाइनल आंसर खुद ब खुद आवर्स में आ जाएगा। और देखिए उन्होंने एग्जामिनर ने भी आर में ही दिया हुआ है, इसका मतलब है वो भी चाहता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है जी, तो हमने पहले मास कैलकुलेट किया मार्स का, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से टाइम कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये पहला सवाल है मोहम्मद फाइक, परेशान नहीं होइएगा। इस जैसे भी बहुत सारे सवाल आएंगे, सब में मैं यही काम करूंगा, तो आपको इंशाल्लाह ये मेथड एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे सवाल पहले इसी मेथड के करूंगा मैं। अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट मैं अभी नहीं कर रहा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अभी नहीं कर रहा, इसको अभी छोड़ दीजिए। एक और क्वेश्चन उठा रहे हैं। इस क्वेश्चन के भी फर्स्ट पार्ट के अंदर डेरिवेशन डिमांड की गई है, जो मैं नहीं करा रहा। डेरिवेशन वही केपलर लॉ की, जो मैं नहीं करा रहा। उसके बाद नीचे आ जाए तो आप देखिएगा अगेन एक प्लेनेट है वीनस, और वीनस के लिए उन्होंने टाइम दिया हुआ है 0.615। ये वीनस का टाइम पीरियड है इन एयर, ठीक है ना, एयर्स में बता रहा है। तो ये टाइम पीरियड है, और इसका रेडियस, सर इसका रेडियस है 1.08। आप देखिए मैं एक्सपोनेंट भी नहीं लिख रहा, किलोमीटर भी नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई में सेम होना जरूरी होता है, इसलिए कन्वर्जन नहीं करते। ये बड़ा रेडियस है, इसलिए रेडियस के ऊपर आएगा, सॉरी रेडियस पे क्यूब आएगा, टाइम पर स्क्वायर आएगा, सॉरी भाई, रेडियस पर क्यूब टाइम पर स्क्वायर, टाइम पर स्क्वायर है भाई, टाइम पर स्क्वायर रेडियस पर क्यूब। बात हो गई वीनस की। अब जरा आ जाइएगा बेटा नेपच्यून पर। सर अब हम नेपच्यून पर आएंगे ना, तो नेपच्यून का रेडियस 45 है। नेपच्यून भाई बहुत दूर है, 45 रेडियस है। अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, ये आपने कैलकुलेट करना है, और मुझे लगता है कि इस दफा भी जवेरिया हमें बता देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए। है 27,000 ईयर कैसे हो सकते हैं बेटा? 165 आ रहा है। ठीक है बेटा, नेपच्यून सोलर सिस्टम में है, और मुझे कुछ याद था कि ये पौने 200 साल के अंदर एक चक्कर लगाता है तकरीबन। तो तकरीबन पौने 200 साल हमें नजर आ रहे हैं कि देखिए इसका एक चक्कर 165 ईयर्स के अंदर होगा नेपच्यून का। जबकि वीनस बहुत करीब है सोलर सिस्टम में सूरज के, इसलिए उसका टाइम पीरियड जस्ट आधा साल है, 0.6 तकरीबन।
अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है बेटा, कैलकुलेट वीनस ऑर्बिटल स्पीड। कैलकुलेट वीनस ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का नाम सुनते ही आपके जहन में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड फॉर्मूला। पर इस फॉर्मूले में कैपिटल जी गिवन याद होता है, ऑर्बिटल रेडियस वीनस का गिवन है, कोई मसला नहीं है। पर जनाब, जिस स्टार के अराउंड ये घूम रहे, इस क्वेश्चन में एम नहीं दिया हुआ। ऑल्दो कि मैंने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आधा मारा हुआ है, क्योंकि शुरू की जो पार्ट है वो इससे रिलेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने कैपिटल एम नहीं दिया हुआ। सर अब कैपिटल एम नहीं दिया हुआ, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया फेल, ये फॉर्मूला फेल हो गया। और सर अब ये फॉर्मूला फेल हो गया तो क्या करें? तो भाई आप चले जाइए ऑर्बिटल स्पीड के उस फॉर्मूले पर जो आप सब ने आईजीसीएसई की स्पेस फिजिक्स में पढ़ा था। आईजीसीएसई में सबने स्पेस फिजिक्स पढ़ी हुई है, और सबने ये पढ़ा हुआ था ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रेडियस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है ना, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो प्लेनेट है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम होता है कैपिटल टी। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने आईजीसीएसई में बचपन में पढ़ा हुआ है। और अगर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ऑर्बिटल रेडियस। सर ऑर्बिटल रेडियस इस मरतबा पूरा लिखा जाएगा, पूरा। ठीक है, पूरा लिखा जाएगा किलोमीटर में, तो किलोमीटर छोड़ लो, लेकिन एक्सपोनेंट 8 लिखना पड़ेगा। इट इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंट 8 लिखना पड़ेगा। टाइम, सर टाइम वीनस का ये रहा टाइम। सर टाइम है 0.615 ईयर को कन्वर्ट करें सेकंड में, सेकंड में कन्वर्ट करें। सर एक साल में 365 डेज, हर दिन में 24 आवर्स, हर आवर में 3600 सेकेंड्स। सॉल्व करें और हमें बताइए बेटा व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड। 0.13 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो कभी भी ऑर्बिटल स्पीड बोलेगा ए लेवल्स फिजिक्स में तो पहले ये फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला फेल हो जाए तो आईजीसीएसई में बचपन में चले जाए, फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। है ना, ये वाला तो नहीं हो सकता, बहुत इतनी बहुत ही स्लो स्पीड बता दी इन्होंने तो। आप बताएं कितना आ रहा है। कलीम भाई बता रहे हैं मुझे 35 किलोमीटर पर सेकेंड, कुछ मुझे सेंसिबल लग रहा है। एक सेकंड में 35 किलोमीटर। अच्छा जी, हम आगे बढ़ना। हाँ रेडियस मैंने लिखा, रेडियस शायद मैं लिखना भूल गया। सही 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 सही। भाई उमर आपकी गलती नहीं है, रेडियस का मैंने ये वाला नंबर मिस किया, मेरी गलती है। 1.08, 1.08 एक्सपोनेंट 8। ठीक है जनाब, रेडियस का नंबर बेटा मैंने पूरा नहीं लिखा, ये 2 है, ये पाई है। रेडियस था 1.08 एक्सपोनेंट 8। सॉल्व करेंगे उमर बेटा तो ये वाला आंसर आ जाएगा जो कलीम ने हमें बताया, 35 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, दो क्वेश्चन होगा, और ये काफी, दो मैंने बहुत पुराने सवाल कराए हैं, और ये दोनों कंपैरेटिवली आसान थे इसलिए मैंने करा दिए। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ मुश्किल सवालों में, ऑल्दो कि ये भी मुझे सीधा सही लग रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए सर, पहली बात तो ये नवंबर 2022 का सवाल है। क्लास के शुरू में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला और स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, नहीं कर रहे हैं। सर ये केपलर लॉ है जो आप बार बार करा रहे हैं, ये भी हम नहीं कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं, डायरेक्ट सी पार्ट पर आ रहा हूँ। सी पार्ट पर आ जाए। सी पार्ट क्या सर, सी पार्ट है, सी पार्ट है, a satellite is in a circular orbit, time period 24 hours, time period 24 hours,
मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 केजी, मास ऑफ अर्थ, अर्थ के अराउंड ये घूम रहा है सैटेलाइट, 6 एक्सपोनेंट 24 केजी, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है जी। किस तरह से सॉल्व करें भाई सवाल को? तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ये ऊपर वाली डेरिवेशन करते हुए आ रहे होगे ना, तो आप बीच में पहुंचोगे टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। ठीक है ना? जब आप ये डेरिवेशन कर रहे होते हो तो बीच में ये स्टेप आ जाता है। ठीक। अब इस स्टेप में बताइए, क्वेश्चन में उसने कहा है रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक। 4 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, अर्थ का मास दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो सर फॉर्मूला तो यही लगेगा जो आपने लिखा है। और ये फॉर्मूला याद नहीं कीजिए, जब आप डेरिवेशन वो करवाएगा आपसे, जब वो आपसे डेरिवेशन करवाएगा तो डेरिवेशन के बीच में ये वाला स्टेप तो आएगा ही, क्योंकि अभी मैंने डेरिवेशन ऊपर करके आया हूं, इसलिए मेरा दोबारा नहीं दिल चाह के मैं करके दिखाऊं। सही है जी। अब ये सॉल्व यहाँ करना है, पर यहाँ जगह बहुत कम पड़ रही है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से शुरू कर रहा हूँ। हमने कैलकुलेट करना है बेटा रेडियस, रेडियस को सब्जेक्ट बना लें, रेडियस को सब्जेक्ट बना लें, तो बन जाएगा टी स्क्वायर कैपिटल जी कैपिटल है, नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। मैंने आर क्यूब को सब्जेक्ट बना लिया, आर क्यूब को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। अच्छा जी, अब आप सारी वैल्यूज पुट करें, सारी वैल्यूज पुट करें। ठीक है जी। तब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ये बेटा यहाँ तक कॉपी कर चुके हो तो मैं कुछ इरेज करूंगा। अच्छा जी, टाइम स्क्वायर, सर टाइम है 24 आवर्स, भाई 24 आवर्स है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। इट इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में आपको लेके जाना पड़ेगा। ये हो गया जी टाइम। कैपिटल जी, भाई कैपिटल जी की वैल्यू डाटा शीट में गिवन होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11। कैपिटल एम, अर्थ का मास, अर्थ का मास 6 एक्सपोनेंट 24 केजी, 4 ये रहा, पाई की वैल्यू 3.142 स्क्वायर। सर ये आर पे क्यूब है, ओ भाई जब क्यूब इधर आएगा ना, क्यूब जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा क्यूब रूट, क्यूब इधर आके बन जाएगा क्यूब रूट। तो मैंने आर को सब्जेक्ट बना लिया, एंड आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टाइम स्क्वायर कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। सारे नंबर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ सैटेलाइट। अगर किसी बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया हो तो हमें बताएं। जी कलीम भाई, जवेरिया का आंसर सही है। वैसे मुझे भी याद है ऐसे ही नंबर था 4.2 एक्सपोनेंट 7। ठीक है जी, जाने दें। अलबत्ता अभी मैं जियो स्टेशनरी के लब से भाग रहा हूँ, ऑल्दो क्या है कुछ भी नहीं इसमें। और अभी हम सिर्फ कर रहे हैं एफ जी इक्वल टू एफ सी, एफ जी इक्वल टू एफ सी, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, और आगे चले तो ये एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अभी बताता हूँ। गड़बड़ जनाब ये है कि स्टूडेंट्स को ये सेंस होना चाहिए, आप ए लेवल्स की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, कि कभी भी किसी ग्राफ का आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो ग्रेडियंट होता है ना बेटा, ये होता है वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। ठीक। हो सकता है वाई एक्सिस के ऊपर ए क्यूब पड़ा हुआ हो,
हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर बी क्यूब पड़ा हुआ हो, बी स्क्वायर पड़ा हुआ हो, जो कुछ भी पड़ा हुआ, हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्राफ का ग्रेडियंट होता है क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो मैं 2 मिनट के लिए खामोश होऊंगा और आप स्टूडेंट से बोलूंगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको दफा करें। सिर्फ इस ग्राफ का ग्रेडियंट खुद से निकाल के मुझे बताएं क्या आ रहा है। सिर्फ ग्रेडियंट, ओनली ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बोल रहा। वो जो अभी मैंने बताया ना, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, उस तरह वाली जरा बात इसके ऊपर करके बताइए कि ग्रेडियंट क्या होगा। खुद से करें, मैं रुका हुआ, मैंने हाथ रोक लिया अपना। जब कभी क्वेश्चन होता है शो दैट, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती। शो दैट का मतलब होता है कि आपने कोई सर्टेन फॉर्मूला ड्राइव करना है। ग्रेडियंट होता है वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। और अगर मोहम्मद उमर आप हमें बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट, नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज। मुझे लगता है उमर नहीं बता रहे हैं। मैं कलीम भाई, आप बता दें। मुझे लगता है आप भी नहीं बता रहे। अबे फाइंड नहीं करना यार, फाइंड का तो मतलब होता है कैलकुलेट करना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्रेडियंट होता है सर वो क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पे लगी हुई हो ग्राफ में, डिवाइडेड बाय वो क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस पे लगी हुई हो। इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ग्रेडियंट क्या होगा, तो आपको मुझे बताना चाहिए सर वाई एक्सिस पे आर क्यूब है, तो सर ये बन गया आर क्यूब। सर एक्स एक्सिस पर 1/ओमेगा स्क्वायर है, तो सर ये बन गया 1/ओमेगा स्क्वायर। फिर मैं आपसे कहता है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। भाई सिंप्लीफाई करने में आर क्यूब ऐसे ही आना था, आर क्यूब ऐसे ही आना था। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जो 1/ओमेगा स्क्वायर है वो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर/1। तो मैं आपसे ये बात करवाना चाह रहा था कि आप कहते हैं सर ग्रेडियंट होगा इसका आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट। इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। खैर आप लोग नहीं मुझे रिप्लाई कर पाए, लेकिन इतना तो मेरा हक है कि मैं आप में से किसी बच्चे से कमेंट्री करवाऊं। बेटा खौला, मैं आपसे कमेंट्री कराना चाहूंगा। खौला दोबारा गौर से सुनिएगा। सर इफ वी आर गिवन अ ग्राफ not calculating gradient, I am asking what is gradient formula. So you should say sir the quantity along y axis divided by the quantity along x axis, and when it is simplified then the gradient of this graph is r cube omega square. The gradient of this graph shows the product of r cube and omega square. जी बेटा खौला, say something. बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब आपके पास अगर ये कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको सवाल करा सकता हूँ ना बेटा ये वाला, वरना मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा आप बोलोगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में आ जाए। नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज शो दैट द मास ऑफ प्लेनेट शो दैट द मास ऑफ प्लेनेट इज दिस, एंड यू कैन सी m is equals to gradient upon capital G, gradient upon capital G. Then how is it proved? So I am proving. Sir, if a satellite is revolving around the planet,
then gravitational force providing centripetal force. Okay, sir, gravitational force is G m m upon r square, and centripetal force is m r omega square. M cancel out, and then capital G capital M is equal to r cube omega square, r cube omega square, and then G remain as it is equal to r cube remain as it is. May I write this omega square as 1 upon omega square? ठीक है जनाब, this omega square can be written in this form 1 upon omega square. Sir, why? Because r cube is along y axis and 1 upon omega square is along x axis. So r cube divided by 1 upon omega square, it is equal to gradient. So gm is equal to gradient. So m is equal to gradient divided by capital G. और इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट जस्ट फॉर 2 marks. Very difficult concept I have used in this question and marked only 2. Khair. The mass of the planet is equal to gradient of the graph divided by capital G, and you know gradient equal to the physical quantity along y-axis divided by physical quantity along x-axis. When you are using this concept, then you can calculate or you can derive m is equal to gradient upon capital G. And now using this expression, show that capital M is equal to this, and this is for 1 mark. Allah. So we have to calculate M, and to calculate M, I need gradient divided by capital G. And now I am asking to calculate gradient. Sir, gradient of this line, and you know this line is passing through origin. So I do not need to use y2 minus y1 upon x2 minus x1. Although the line is passing through origin, so I should not use this formula. And now I am using this point. And for this point, the value on y-axis is 2 exponent 23. This is exponent 23. 2 exponent 23 divided by this number, and this number is 2.9 with exponent 7. So you can calculate gradient by dividing these two numbers, and the answer, if someone has calculated, can you help me? 2 exponent 23. You can use any number. हाँ बोले बोले 6.9 exponent 15. ठीक है जनाब, if you divide these number, then answer is 6.9 exponent 15, and the gradient I am using here to calculate mass of the planet. Gradient is 6.9 exponent 15 divided by capital G, and you know the value of capital G is 6.67 exponent minus 11. So the answer will be around this number. Around this number. I am not using calculator. It is a just 1 mark question. So this is. काफी गंदा सवाल था ये. इसके अंदर ऊपर जो डेरिवेशन कही गई है शो दैट वो भी मुश्किल थी, और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एम का जब मैंने नंबर देखा कि 1 मार्क है, तो ये सवाल मुझे काफी बुरा लगा. And if you have calculated this calculation, then now the last part of the question, calculate the speed of moon. Speed of moon. It is called orbital speed now, and orbital radius you are given. Speed of moon means orbital speed, and orbital speed equation is
अंडर रूट जी एम अपॉन आर। लेकिन मैंने देखा ज्यादातर कॉलेज के टीचर मना करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला ना लगाएं, डायरेक्ट फार्मूला ना लगाएं, आप दिखाएं एफ जी इक्वल टू एफ सी। एफ जी का फॉर्मूला ये रहा और एफ सी का फॉर्मूला ये रहा, और इस तरह आप आर को रेडियस से कैंसिल कर दें, एम को एम से, एंड नाउ द फॉर्मूला इज अंडर रूट जी एम अपॉन आर। इट इज इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। ठीक, टाइम कम हो, फॉर्मूला याद हो, डायरेक्ट भी लिख दें, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको 3 लाइनों में करके दिखा दें। एंड नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन to calculate orbital speed. Capital G is 6.673 exponent minus 11. The mass of Earth, sorry, mass of planet is 1 exponent 26 divided by orbital radius. Orbital radius is 1.2 exponent 8, and then you can calculate orbital speed. $7,500. ठीक है जी। अलबत्ता ऊपर वाले सवाल पे किसी से तबसरा तो कराऊंगा यार। यार ये बताओ कलीम, ये जो इसने ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट देकर डेरिवेशन करवाई, वो भी जस्ट फॉर 2 मार्क्स, उसके बाद ग्रेडियंट कैलकुलेट करा के मास कैलकुलेट कराया जस्ट फॉर 1 मार्क, तो क्या ये जुल्म नहीं है? कलीम भाई कमेंट कीजिए। ठीक ठाक। हाँ, कम से कम 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन होता है यार। 3 मार्क्स का ऊपर दे देता डेरिवेशन को शो दैट, और 2 मार्क्स की कैलकुलेशन दे देता क्योंकि उसमें ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये वाली बात भी नोट कीजिएगा कि मार्च का पेपर लोग देते वेते हैं नहीं, वो बहुत उल्टे सीधे पेपर दे रहे थे मार्च में। ठीक है, मार्च में बहुत उल्टे सीधे पेपर दे रहे थे। अच्छा जी, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। इट इज अगेन मार्च 2021। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। अलबत्ता ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के बाद नीचे आपसे कह रहे हैं कि ये रिलेशन शो करें, जो मैं नहीं कर रहा। ये वही है जी, केपलर लॉ ना, ये मैं नहीं कर रहा। कह रहे हैं डिटरमिन एम, एम निकालें, एम निकालना है। और आप देखिए एम निकालने के 3 मार्क्स बोल रहा है, इट्स ओके। ठीक है ना, एम निकालने के लिए 3 मार्क्स दे रहा है, इट्स ओके। और फॉर्मूला भी मेरे ख्याल में इसने ड्राइव नहीं करवाया इस सवाल में। हाँ, पूरा क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, इसने सर फॉर्मूला ड्राइव नहीं कराया है। आप बस ये फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व कर लें। अच्छा जी, क्या कैलकुलेट करना है सर? वी हैव टू कैलकुलेट एम। तो पहले एम को सब्जेक्ट बना लो भाई, पहले एम को सब्जेक्ट बना लो। तो इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, और एम उधर चला गया, यहां पे बटा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले तो उस गिवन फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट किया, गिवन फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट किया अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली, एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। और वैल्यूज जब हम पुट करने जाएंगे तो उसमें इतनी आसान वैल्यूज नहीं होंगी। सर 4 पाई स्क्वायर मैं नहीं लिख रहा, 4 पाई स्क्वायर तो आप लिख लोगे। कोई बच्चा मेरी हेल्प करे, आर क्यूब और टी स्क्वायर में, आर क्यूब और टी स्क्वायर में। और मैं मशवरा दूंगा ये वाला पॉइंट ले लो, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू रीड। ठीक है ना, इजी टू रीड। इसमें से 1.2 पढ़ा जाएगा, इसमें से 0.6 पढ़ा जाएगा, वेरी इजी टू रीड। ठीक है जी, तो कोई बच्चा बेटा मेरी हेल्प करे। 4 पाई स्क्वायर सर, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू बेटा ये रही, जी की वैल्यू बेटा ये रही। जवेरी आप मुझे बताना बेटा, आर क्यूब का क्या नंबर लिखूंगा मैं? आर क्यूब का नंबर ग्राफ में से पढ़ के बताइए, जो मैंने सर्कल किया उसी को रीड कीजिए। बिल्कुल सही, 0.6 लिखेंगे सर। एक्सपोनेंट 34 लिखेंगे,
जवेरिया बताओ, क्यूब लगाएंगे या नहीं? वजह बताइए। आर क्यूब पहले से क्यूब के साथ है, बेहतरीन हो गया जी। अच्छा बेटा जवेरिया, अब जरा इसको पढ़ के बताओ। ये है टाइम, ठीक है ना, टाइम। क्या टाइम लिखूं आप बताएं? 1.2 स्क्वायर करना है या नहीं? नहीं। ठीक है जी, 1.2 सिंपल आएगा। अच्छा बेटा, यूनिट है कुछ इस तरह की, और हम लोग कर रहे हैं इस वक्त एसआई यूनिट में क्वेश्चन। तो ईयर को कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। तो बताइए 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पहले मैं जरा ऊपर लिख लूं, फिर मैं मान लिख दूंगा। जी, 365 डेज, 24 आवर्स, 3600 सेकेंड। बट इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा या नहीं? इस पे लगेगा। सर ये स्क्वायर, एयर स्क्वायर है, आपने सेकंड स्क्वायर में जाना है। सर इस पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है जी। तो सर ये एयर में है, एयर होता है बेटा 365 डेज, ईच डे 24 आवर्स, ईच आवर 3600 सेकेंड विद स्क्वायर। 3600 सेकेंड विद स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एम आ जाएगा। अगर कोई सॉल्व कर दे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आंसर के साथ लिख दूं तो अच्छा होगा। 3 एक्सपोनेंट 30। 3 एक्सपोनेंट 30। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी होगा, इसलिए बेटा हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर रहे हैं।